नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज बहुत से राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ संजय मूल। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा राजस्थान में 2000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला या फिर जल जीवन मिशन घोटाला या एमपी लैट्स में धांधली। लगातार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो घोटाले हैं वो उजागर हो रहे हैं। क्या इसके पीछे भजनलाल सरकार की एक स्ट्रैटेजी है कि वो सारे घोटालों जितने भी कांग्रेस राज में हुए थे वो सब एक साथ बाहर लेकर आना चाहती है और जो उन्होंने कहा था कि सारे बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएँगे, वो उसे फ़ॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अक्षत जी, अगर आपको याद हो 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। 2012-13 आते-आते उन कॉमनवेल्थ गेम्स में करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, उससे पहले 88-89 में बोफोर्स घोटाला हो, अन्य कई प्रकार के घोटाले भारत ने देखे हैं। और आपको याद होगा 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद लगातार इन घोटालों की फाइलें खोली और जितने भी लोग इस चीजों के लिए जिम्मेदार थे उन सभी को कोर्ट लेके गए, आधों की वसूली हुई। कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग है लेकिन लगातार जारी है, कई लोगों को सजाएं हुई। सेम कमोबेश वैसा ही हालत अभी राजस्थान में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो पहली बार के विधायक है, उन्होंने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार प्रभावी साबित हो रही है। अगर आप देखेंगे अखबारों में आपको रोजाना एक न एक घोटाला या कोई पेपर चोर या कोई गड़बड़ी जो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय में हुई थी उसको उजागर करती हुई एक न एक रिपोर्ट आपको रोजाना मिलेगा। आज जो मिड डे मील घोटाला जिसका सामने आया है, इस घोटाले के ऊपर 2020 में ही सवाल उठने लग गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2023 में जैसे ही भजनलाल शर्मा दिसंबर में आए, उसके बाद में एसीबी ने लगातार इस मामले में अपनी जांचें बढ़ाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुलाई महीने में ही कह चुके थे कि जैसलमेर में 17 लाख पैकेट खाने के पकड़े गए। मैं आपको एक स्पेशल आंकड़ा बताता हूँ। इस वाली योजना में इन्होंने 66 लाख कुछ हजार बच्चों को भोजन बांटने की बात कही। इन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को, इतने बच्चों को पैकेट फूड के पैकेट बांट दिए। बल्कि अगर आप उस समय की स्थिति देखें, उस समय 59 लाख बच्चे ये स्कूलों में इन्होंने रजिस्टर बता रखे थे। आपने 59 लाख बच्चे रजिस्टर बता रखे हैं और आप पैकेट बांट रहे हैं 66 लाख बच्चों को। अब आप स्वयं सोचिए कितना बड़ा घोटाला रहा होगा। जैसलमेर में जो फूड पैकेट पकड़े गए उससे भी ये बात सामने आई कि महज 17 लाख पैकेट ही बनाए गए थे, निम्न क्वालिटी के थे, इसलिए बांटे नहीं गए। बाकी का पैसा पूरा पूरा डकार लिया गया। ये पैसा कहाँ गया मैं आपको और बताता हूँ। उस समय राजस्थान में कोविड के समय राजस्थान में टसल चल रहा था, सचिन पायलट मैनेजर थे। राजस्थान कांग्रेस बिल्कुल ही डावाडोल स्थिति में थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही अशोक गहलोत का और गोविंद सिंह डोटासरा का शिक्षा विभाग, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा वो नेता जिनको सचिन पायलट को हटाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब आप स्वयं सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए क्या कहीं होता है ना। और दूसरी बात अशोक गहलोत की तरफ बात करें तो गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने आलाकमान को खुश करना था। ये जो घोटाला उजागर हुआ है इसकी जड़ें आप देख लेना, आज नहीं तो कल वहां तक पहुंचेंगी और एक एक घोटाला भजनलाल शर्मा सरकार उजागर करके रही। एक मुद्दा और काफ़ी तूल पकड़ रहा है बाड़मेर-बालोतरा सीमा विवाद। एक बार आप हमारी जनता को समझाइए कि क्या है और कोई इससे राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, अभी वहाँ के कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो दूरी है वो बढ़ गई है। हाँ, उनका वो कहना बिल्कुल सही है कि उनकी और जो जिला मुख्यालय की दूरी है वो ज़रूर बढ़ गई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों तक आप लोग जब उन जिलों में थे, जब आपकी सहूलियत के हिसाब से वहाँ सारे काम हो रहे थे, तब आपको कोई समस्या नहीं थी। अभी जब एक यूँ कहें कि जो कांग्रेस पार्टी, अगर आप परफेक्टली देखें तो वहाँ कांग्रेस पार्टी ज़्यादा पेश में है। वहाँ आम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को डर है कि उनकी सीटें चली जाएँगी। अरे भई, नई सीटें बना देने से आपके अशोक गहलोत जी ने बनाए थे कई जिले राजस्थान में, जयपुर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। जयपुर ग्रेटर और जयपुर क्या कहते हैं कि जो हेरिटेज निगम बनाए थे, उसके अंदर उसके बावजूद ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। उसके बाद अ, हेरिटेज के अंदर भी थोड़े समय के बाद आपकी पार्टी नहीं संभाल पाई निगम को और उसके बाद हेरिटेज में भी भाजपा का मेयर बना।
तो सीटों के बाइफर्केशन से कुछ नहीं होता, आपके काम करने का तरीका होता है। दूसरी बात, आप सोच रहे हैं कि महज एक ही वर्ग को खुश करने के लिए, महज कांग्रेस को खुश करने के लिए ऐसे जिले बनाए जाएँ जैसा गहलोत जी ने किया था, वो काम अब चलेगा नहीं। लगातार ऐसी चीज़ें आगे नहीं चलती, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर एक ना एक समय के बाद में अंकुश लगाना होता है। और जब पहले लोग खुश थे, उन लोगों को वैसा ही रहने दिया जाए। और वैसे भी अब इनकी विरोध करने का कुछ नहीं होगा, क्योंकि 31 दिसंबर को सरकार इसके ऊपर कैप लगा चुकी है, अभी रोक लग चुकी है। अब 2027 से पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज राजस्थान पीसीसी की एक बैठक थी। वीबीजी राम जी के विरोध में काफी ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश में हम देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस है। पर ये जो बैठक थी ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि दो बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या फिर एक बार अंतर कलेश दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, या फिर दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं जो बड़े नेता हैं, और सारा वो जो ठीक रहा है वापस से वो गोविंद सिंह डोटासरा के सर पे फोड़ने की पूरी कोशिश में है? आप एक बात समझिए, आज सुबह पीसीसी के अंदर मीटिंग हो रही होती है, उसी समय बड़े-बड़े मीडिया आउटलेट्स एक खबर चलाते हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। और उस 2000 करोड़ के घोटाले में अगर आप देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा थे। अशोक गहलोत ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गोविंद सिंह डोटासरा इस पद पर लंबे समय तक बने रहे। सचिन पायलट तो खुद काबिज होना चाहते हैं। अब सचिन पायलट की तो चलिए अलग मजबूरी है, लेकिन अशोक गहलोत को जब कोई नेता खटक जाता है, तो वो खटक जाते हैं। गहलोत इस समय पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि कैसे भी करके गोविंद सिंह डोटासरा का जो ये रथ है, इसको रोक दिया जाए, इसको पंचर कर दिया जाए। और गहलोत लगातार अपने लोगों को भी सचेत करते रहते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा 2 कदम आगे निकलते हुए खुद के दम पर कुछ खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा इस वाले मामले में भी फेल हो गए। जैसे आपने राजस्थान में इन्होंने, आपको याद हो, एक संविधान बचाओ नाम से इन्होंने रैली निकाली थी। ये जगह-जगह जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, 300-400 लोगों की भीड़ नहीं आई। अभी पिछले दिनों इन्होंने एसआईआर को लेकर कोशिश करी, राजस्थान की जनता ने इनके जूते मारे, इनको भगाया वहां से। इनके कोई धरनों में, प्रदर्शनों में कोई व्यक्ति नहीं आया। अब अगर आप वर्तमान की बात करें, फिर वीबी जी राम जी को लेकर आ गए। लेकिन फैक्ट ऐसे हैं, आंकड़े ऐसे हैं कि लोग इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि तुम जब खुद ही 50 दिनों का रोजगार पूरा नहीं दे पाए और आज तुम्हें 125 दिन के रोजगार से समस्या हो, उनको बढ़ावा, वो मानदेय मिलेगा। एग्रीकल्चर सीजन के दौरान जहां उनको मजदूरी की बजाय नरेगा के अंदर 250 रुपए का काम करना पड़ता था, अब वो 700-800 रुपए कमाएंगे और उनको डर नहीं होगा कि मैं नरेगा के दिन कट जाएंगे। तो जब इतनी सारी योजनाएं एआई से मॉनिटरिंग होने लग गई है, सारे काम विकसित भारत वाले होने लग गए, तो इन लोगों के पेट में मरोड़े रखना लाजमी है। और जनता इनके साथ कनेक्ट नहीं करती। अशोक गहलोत ये बात बखूबी जानते हैं, इसीलिए गहलोत आज आए नहीं, नहीं सचिन पायलट आए, क्योंकि उनको भी पता है कि वो लोग अगर जनता को बरगला कर अगर कहीं लेकर आएंगे, देखिए अगर बरगलाया जाता है और बरगलाकर किसी वर्ग को कहीं लेके जाया जाता है, तो नेता की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। डोटासरा की अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी अभी है नहीं, बल्कि गहलोत और पायलट ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। लोग उनके पीछे खड़े होते हैं, बिल्कुल बाकायदा खड़े होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे महज इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके पास आने वाले एमएलए और एमपी की टिकटों वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का खुद का नहीं है। अशोक गहलोत खुद आज के दिन एक आवाज पे 50,000 लोग इकट्ठा कर सकते हैं, सचिन पायलट कर सकते हैं, डोटासरा ऐसा नहीं कर सकते। डोटासरा पार्टी लाइन के ऊपर भी 50,000 लोग नहीं इकट्ठा कर सकते। डोटासरा ऑटोमेटिकली कमजोर है। और गहलोत पायलट को पता ही है कि इनका तो दावा है 50,000 बीएलए बनाने का। नहीं नहीं, वो सिर्फ महज दावे हैं, कागजों के अंदर वो आंकड़े हैं, उसके अलावा धरातल पर कहीं कोई कहीं नहीं। इनका एक भी आदमी कहीं काम करता आपको नहीं दिखेगा। ये तो बात रही कांग्रेस की, अब बात करते हैं बीजेपी की। देखा जाए तो जो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, वो फ्रंट फुट पे दिखाई दे रहे हैं इस समय, चाहे फिर वो डीजी फेस्ट का आयोजन कराना हो या फिर आर्मी डे परेड। क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कई लोगों ने काफी भला बुरा भी कहा है। कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाए हैं। कई बार ये भी कहा कि भाजपा ने पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। भजनलाल शर्मा चुप रहकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। राजस्थान की जनता को सब दिखता है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में, आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं, पेपर लीक को लेकर जो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई राजस्थान में हुई, वैसी संपूर्ण देश में किसी राज्य में नहीं हुई होगी। ये रोजाना एक न एक व्यक्ति, मैं क्या कह रहा हूँ, रोजाना आप काउंट कर सकते हैं, रोजाना आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो पेपर लीक वाला होगा और जिसको उठाया जाएगा।
अगर आप बात करें दूसरे प्रकार की, सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दे रहे हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। दूसरी बात, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही। इसीलिए काम थोड़ा स्लो है। लोगों को लग रहा है कि काम नहीं हो रहा। काम स्लो इसलिए है क्योंकि रोबस्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, सड़क बना दो, तो 1 दिन में सड़क बन के तैयार हो गई, 6 महीनों में सड़क टूट गई, दोबारा सड़क बनाती, तो वो एमएलए 5 बार सड़क का क्रेडिट ले लेता था। अब संसाधनों का दुरुपयोग होता था। अब अगर सड़क बनाने में अगला 15 दिन ले रहा है, लेकिन रोबस्ट अगर सड़क बना के दे रहा है, तो वो असली विकास है। दूसरी बात, आपने जैसे कहा, अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाने के लिए है कि आपके लिए सरकार सोचती है, आपके लिए लगातार सरकार पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, नीतियाँ बना रही है, नीतियाँ निर्धारण कर रही है। अगर आप सांसद खेल महोत्सव देखें, अब ये लोग फिर भी जो विपक्षी लोग हैं, वो सभी के सभी उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि कैसे इस प्रकार से भीड़ नहीं आती है, ये नहीं आता। लेकिन लोगों को, जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता होता है कि क्या उसका फ़ायदा क्या है। डीजी फेस्ट हुआ है, सेना दिवस परेड हुई है, इससे पहले भी अभी हाल ही में सांबर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। आईपीएस, आईजीज़ की, डीजीपी की कॉन्फ्रेंस, पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके अलावा भी और भी अनेकों प्रकार के कार्यक्रम लगातार जारी हैं, और इस बदस्तूर कार्यक्रम जारी रहने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि लोग लगातार योजनाओं के बारे में जागरूक हो रहे हैं। ये भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेट पर फैसला दिया, तो एक खबर निकल कर आ रही है कि 60,000 टीचरों की नौकरियों पर संकट गहरा रहा है। क्या ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है? और अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तो इसके ऊपर हमारी जनता को बताइए कि इसका सच क्या है? देखिए, राजस्थान पत्रिका ने ये खबर डाली है कि इसके अंदर उन्होंने टारगेट करते हुए लिखा। अब देखिए, पत्रकारिता में या आप कहीं भी देखिए, यूट्यूब पर भी देखें, थंबनेल जो होता है या जो टेक्स्ट होता है, वो आपको ऐसा लिखना होता है कि अगला उसको एक बार आके पढ़े। अब 60,000 शिक्षकों की भर्ती पर खतरा, इस प्रकार की जो हेडिंग, अगर हेडलाइन कोई पढ़ेगा, तो वो व्यक्ति दौड़ के उस खबर को पढ़ने आएगा। अब इन्होंने ऐसा लिख दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योरली सिर्फ क्लिकबेट टाइप हेडिंग थी। इसके अंदर क्या है, और ये फैसला भी अभी का नहीं, ये सितंबर में आ चुका था। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि 2 साल में 2010 के आसपास के जो शिक्षक हैं, जिन्होंने, जो 60,000 शिक्षक जिन्होंने न तो टेट पास करी, न उसके बाद राजस्थान में जो लागू हुई रीट, वो परीक्षा पास करी। ये बहुत ही आसान है परीक्षा पास करना, और जो अध्यापक है, उनका तो वैसे भी बौद्धिक स्तर तेज होता है। कोर्ट का मानना ये है कि अगर आप बिना किसी प्रकार की प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किए बिना, या जो बेसिक एक शिक्षा देने के लिए जो बेसिक टेस्ट है उसको पास किए बिना आप पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा गलत है। आप वो टेस्ट दें, अगर आप पास होते हैं तो आप कंटिन्यू करें। और 2 साल का समय दिया गया, 2 साल का समय काफ़ी पर्याप्त होता है इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। दूसरी बात, सरकार, कोर्ट संवेदनशील भी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा में मात्र 5 साल बच रहे हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकियों को करना पड़ेगा। तो 55 साल तक का व्यक्ति तो बौद्धिक स्तर में वैसे ही तेज होता है, उसे तो वो आराम से दे सकता है। लेकिन ये क्लिक बेट टाइप की खबरें होती हैं, जो लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, या यूँ कहें एक बारगी के लिए किसी भी प्रकार की जो बरगलाने का काम हो या ये सब करना हो, ये करने के लिए ये लोग करते हैं। आखिरी सवाल के साथ अंत करना चाहूँगा मैं। हाल ही में वेनेजुएला क्राइसिस हमें देखने को मिला, पर भारत काफ़ी शांत रहा उस पर। तो क्या भारत के उसमें राजनीतिक हित थे? देखिए, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है, वो आप वहाँ की राजनीति को लेकर समझ सकते हैं। अमेरिका इस समय सबसे वर्स्ट फ़ेज़ में है। अगर आप अमेरिकी शहरों की हालत देखें, वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वहाँ के जो सरकार थी, जो पहले खुलकर पैसा लुटाया करती थी, अब उस सरकार के पास पंच एक आने लगी, क्योंकि अमेरिका का जो भांडा था, वो धीरे-धीरे जनता के सामने, दुनिया के सामने फूट रहा है। महज़ डॉलर से वो पैसे कमा रहे हैं कि उनके पास एक ऐसी करेंसी है, जो करेंसी दूसरे देश आपस में व्यापार करते हैं, कमाई अमेरिका की होती है। अब देश आपस में जब खुद व्यापार करने लगे हैं, खुद की करेंसी से, जैसे भारत अगर चाइना से व्यापार कर रहा है, या रशिया से व्यापार कर रहा है, सऊदी अरब से कर रहा है, और एफटीए के तहत जिन भी देशों के साथ व्यापार कर रहा है, उसके अंदर उनकी करेंसी के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। इसी प्रकार जो वेनेजुएला था, वेनेजुएला जो देश है, वो अपने वहाँ जो ऑयल रिज़र्व्स थे या दूसरी चीज़ें, वो अपने देश के नागरिकों के लिए इस्तेमाल करता था। ट्रम्प इस बात से नाराज़ था, और ट्रम्प ने ये अपना करके दिखाया। दूसरी बात, भारत की प्रतिक्रिया नहीं देना। देखिए, कई बार इस प्रकार के मामले होते हैं, जहाँ आप अपनी टाँग नहीं अड़ाएँ तो अच्छा होता है। हम भारत की अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, भारत में जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मामला है।
हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मामले में कोई भी दूसरा देश टांग अड़ाए। अगर भारत ऐसा नहीं चाहता तो भारत से भी दूसरे देश यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी वहाँ अपने टांग ना अड़ाए और जो अपने हित है, उन हितों को साधते हुए अपने आप को वहाँ से बचा निकाले जाए। जो भारत की कुछ कंपनीज़ हैं, जो वहाँ इन्वेस्ट कर रखी हैं या जो कुछ लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय लगातार कोशिशें कर रहा है। दूसरी बात, वहाँ जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस किसी प्रकार से डूबने ना पाए, टूटने ना पाए, उसके लिए भी सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है। इन प्रयत्नों के लिए मीडिया के अंदर मसाला दिया जाना मेरे हिसाब से सरकार शायद ज़रूरी नहीं समझती होगी और जब समय आएगा उस समय आधिकारिक बयान और सारी चीज़ें भी आ जाएँगी। अभी शायद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कह दिया था कि जो हुआ वो गलत हुआ, शांति के तरीके से भी मध्यस्थता के रास्ते निकाले जा सकते हैं। अब जो अमेरिका है, अमेरिका ताकत है और अभी तक अगर रशिया और चाइना भी महज़ बर्चस्मा के अलावा कुछ नहीं कर सके हैं, तो फिर भारत भी ऐसा ही मानेगा कि ऐसे मामलों में अपनी टाँग अड़ाने से बढ़िया है कि किसी भी प्रकार से उस देश के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसके ऊपर नज़र बनाए रखे और जब सही समय आए, उस समय अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अक्षत पारिक पॉलिटिक्स से।